हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है दैट इज द एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम को हम कंप्लीट वन शॉट में कवर करेंगे, विच इंक्लूड जितने भी इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं हम उनकी स्टडी करेंगे सो दैट यू कैन इजीली अटेम्प्ट योर पेपर। आज हम बात करें एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। आपको पता है कि अपनी बॉडी के अंदर कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं और उन ग्लैंड्स का जो कैटेगराइजेशन होता है वो हमारे टू पार्ट्स में होता है। वन इज द एक्सोक्राइन एंड वन इज द एंडोक्राइन। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं उनके पास डक्ट्स होती हैं एंड उनको जो अपने सिक्रीशंस होते हैं वो बॉडी के आउटसाइड में आउटर सरफेस पे सिक्रीट करने होते हैं। इट इंक्लूड्स योर स्वेट ग्लैंड, सीबेशियस ग्लैंड, म्यूकस ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड्स और जितने भी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के ग्लैंड्स हैं। सेकेंड हम बात करें एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में, जिनके बारे में आज हमें कंप्लीट स्टडी करनी है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स मतलब जिनके पास में कोई भी डक्ट नहीं होती है। आप ऐसे लर्न कर सकते हैं, देखो एंडो में END है, D है बट डक्ट्स नहीं है। आई नो ट्रिक्स थोड़ी सी लेम है बट स्टिल यू कैन ट्राई। इसके पास भी कोई भी डक्ट नहीं है और इनके जो सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स हैं ये डक्टलेस ग्लैंड के थ्रू जितने भी अपनी हार्मोन्स होते हैं, इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो हार्मोन्स होते हैं, ना कि कोई जूसेस होते हैं या फिर कोई स्वेट टाइप का सिक्रीशन होता है। बट इनके हार्मोन्स जो है वो डायरेक्टली ब्लड के अंदर पोर करते हैं सो दैट the hormones can be carried away by the blood through the body and they influence only those cells that have the receptor site for that hormone। और ये उन्हीं सेल्स को इन्फ्लुएंस करते हैं जिनके पास में उनके रिसेप्टर्स होते हैं। हार्मोन के रिसेप्टर पर्टिकुलर सेल्स पे प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे वे एक्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट हम जो बात करें एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में अभी हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ी कि वो डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं, डायरेक्टली अपने सिक्रीशंस ब्लड के अंदर पोर करते हैं एंड ब्लड जो है उनके सिक्रीशंस को फर्दर उनके रिसेप्टर्स तक पहुंचाता है। C. The endocrine system acts through the chemical messengers. So what are the chemical messengers? These are the hormones that influence the growth, development and metabolic activities of the body. So जो hormones है वो कैसे कैसे काम करेंगे अपनी बॉडी के ऊपर, ग्रोथ, अपना जो डेवलपमेंट है और जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है उनको इन्फ्लुएंस करके काम करते हैं। द एंडोक्राइन सिस्टम इंक्लूड्स, कौन कौन से एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर कौन कौन से हॉर्मोन्स ग्लैंड्स इंक्लूडेड होते हैं, विच इंक्लूड्स पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रेनल एंड द पीनियल ग्लैंड। इन एडिशन हमारे पास बहुत सारे अलग अलग भी ग्लैंड्स होते हैं जो कि कंप्लीटली एंडोक्राइन नहीं है बट देयर आर मिक्स ग्लैंड्स जो कि जिनके सिक्रेशन जो एक्सोक्राइन भी होते हैं एंडोक्राइन भी होते हैं। मींस वो जूसेस भी सिक्रेट करते हैं, साथ साथ हार्मोन्स भी सिक्रेट करते हैं। दैट इज द पेनक्रियास, टेस्टिस, थाइमस एंड द ओवरीज। आज हम हमारी जो सिलेबस में वो कंप्लीट 8 एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, विच इज द हाइपोफाइसिस सेरेब्राई, दैट इज द पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, suprarenal glands, pineal and the pancreas and the testes। अभी हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज द हाइपोफाइसिस सेरेब्राई मींस पिट्यूटरी। पिट्यूटरी काफी इंपॉर्टेंट हार्मोन है, ये आपसे 5 मार्क में पूछा जा सकता है। लास्ट टाइम पैराथायराइड पूछा था, उससे पहले थायराइड पूछा जा सकता है, जा चुका है, सो दैट इस बार पिट्यूटरी के चांसेस थोड़े बनते हैं। हम इंट्रोडक्शन की बात करें, देखो जो भी आपका पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी है उसकी भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, बट स्टिल मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूं कि आपको सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन ही लिखना होता है। इंट्रोडक्शन में आप डेफिनेशन लिखेंगे, डेफिनेशन के साथ आप श्लोक ऐड कर सकते हैं और फिर उसकी जितनी भी एनाटॉमिकल चीजें हैं, जैसे उसकी लोकेशन, उसके शेप हुआ, उसका साइज हुआ, उसकी ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, क्लिनिकल एस्पेक्ट के साथ उस क्वेश्चन को आप एंड करेंगे। ओके, सो देखो हाइपोफाइसिस सेरेब्राई, इट इज ऑल्सो नोन एज द पिट्यूटरी ग्लैंड। इट इज अ स्मॉल एंडोक्राइन ग्लैंड एंड सिचुएटेड नियर द बेस ऑफ ब्रेन। देखो ये जो लोकेशन है ये से एक एमसीक्यू पूछा ही जाता है, तो आपको सारे एंडोक्राइन ग्लैंड के लोकेशंस पता होनी चाहिए। इट इज सिचुएटेड नियर द बेस ऑफ ब्रेन एंड इट इज कॉल्ड द मास्टर ऑफ द एंडोक्राइन ऑर्केस्ट्रा। क्यों? क्योंकि ये फर्दर जो अपनी बॉडी के डेवलपमेंट है, हार्मोन्स है, उनको भी कंट्रोल करता है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द मास्टर ऑफ एंडोक्राइन ऑर्केस्ट्रा बिकॉज इट प्रोड्यूसेस ए नंबर ऑफ हार्मोन्स, बहुत सारे हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, विच कंट्रोल्स द सिक्रीशंस ऑफ मेनी अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और बहुत सारे अदर हार्मोन्स को भी कंट्रोल करता है। and it is also called the hypophysis cerebri because its location, hypophysis cerebri क्यों कहते हैं? hypo means below, so it is present below the brain where it appears like a growth of brain, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? hypophysis cerebri। hypo means under and the physia means growth। लोकेशन की बात करें, it lies, हमने पढ़ लिया कि पिट्यूटरी है, पिट्यूटरी means hypophysis cerebri। hypophysis से लर्न करेंगे कि it is present at the base of brain and मीन्स ये कैसा दिखता है अपन को? एक ब्रेन के पार्ट की तरह।
सो पिट्यूटरी कहाँ प्रेजेंट है? बेस ऑफ ब्रेन के, और इसकी लोकेशन हमें याद हो गई, साथ साथ में इसकी डेफिनेशन भी हमने लर्न कर ली. And it is present, it lies in the hypophyseal fossa and sella turcica pituitary fossa of the sphenoid bone. sphenoid bone की sella turcica में present होता है. आपने नीट के टाइम पे भी अच्छे से इसको लर्न किया होगा. It is suspended from the floor of the third ventricle. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसके फ्लोर से और कहां तक? फ्लोर ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल से. वेंट्रिकल्स आप कहां पढ़ेंगे? आप नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे. एंड आपको लर्न होना चाहिए कि पिट्यूटरी की लोकेशन क्या है? फ्लोर ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल ऑफ द ब्रेन बाय ए सिलेंडर स्टॉक कॉल्ड द इनफेंडिबुलम. इनफेंडिबुलम के थ्रू ये थर्ड वेंट्रिकल के फ्लोर से बेसिकली हैंग करता है. इसका जो शेप होता है, इट्स स्मॉल ग्लैंड, सो इट इज ओवल शेप्ड, एंड इसके डायमेंशन है 8 मिलीमीटर टू एंटीरियर पोस्टीरियरली एंड 12 मिलीमीटर ट्रांसवर्सली. डायमेंशंस इतने लर्न नहीं रहते हैं, लेकिन कभी कभार अगर आपका पेपर का लेवल थोड़ा अच्छा बनाना होता है, सो दे कैन ऐड इन द एमसीक्यू पोर्शन ऑल्सो. सो इसका जो वेट है, इट इज ऑफ 500 मिलीग्राम. वेट्स आपको अच्छे से लर्न करने. देखो स्मॉल ग्लैंड है, स्मॉल ग्लैंड है मतलब इसका ओवल शेप है, ओवल शेप है मतलब इसका वेट भी बहुत कम होगा. ओवल है मीन्स आप लर्न कर सकते हैं. एक पैबल से आप छोटा सा पत्थर इमेजिन करेंगे, पत्थर की तरह इसको पिट्यूटरी को इमेजिन किया, उसके साथ में आपने इसकी ओवल शेप को लर्न किया, साथ ही साथ इसका 500 मिलीग्राम आपने इसका वेट लर्न किया. नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके पार्ट्स के बारे में. देखो नीट के टाइम पे ही पढ़ा था, इसके 2 पार्ट्स होते हैं. वन इज द अडिनोहाइपोफाइसिस एंड वन इज द न्यूरोहाइपोफाइसिस, व्हिच डिफर्स फ्रॉम ईच अदर. क्यों डिफर करते हैं? एम्ब्रियोलॉजिकली कैसे कैसे डिफर करते हैं? 3 चीजों से डिफर करते हैं कि एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस में क्या डिफरेंस है. वन इज द एम्ब्रियोलॉजिकली उनका डेवलपमेंट अलग है, मॉर्फोलॉजिकली उनका अलग है, एंड फंक्शनली दे फंक्शन डिफरेंटली. तो अडिनोहाइपोफाइसिस जो है फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है. वन इज द इंटीरियर लोब, इंटरमीडिएट लोब, एंड अनदर वन इज द ट्यूबरकल लोब. सो एंटीरियर लोब है, मतलब एंटीरियर लोब में आप जो है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द पार्स एंटीरियर, पार्स डिस्टालिस या फिर पार्स ग्लैंडुलरिस. इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ग्लैंड. तो ये ग्लैंड का लार्जेस्ट पार्ट कौन होता है? एंटीरियर लोब. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेवरल हार्मोन सिक्रीशंस. नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरमीडिएट लोब की. जो इंटरमीडिया है वो दोनों के मिड में प्रेजेंट होता है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड द पार्स इंटरमीडिया एंड इट इज अ स्मॉल एवेस्कुलर जोन in the form of a thin strip between the adeno and neurohypophysis. Adenohypophysis और neurohypophysis दोनों के बीच में कौन प्रेजेंट है? पार्स इंटरमीडिया. नेक्स्ट हम बात करेंगे, that is the tuberal lobe. It is called the pars tuberalis and it is the upper part and surrounded in the जब upper part है तो upper part is surrounded by the surrounds and forms the infundibulum. It is an extension of anterior lobe. ये anterior lobe का ही extension होता है. देखो ये जो फ्लो चार्ट है आपको दिया है, पिट्यूटरी ग्लैंड को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, अडिनोहाइपोफाइसिस, न्यूरोहाइपोफाइसिस. अडिनोहाइपोफाइसिस के फर्दर 3 पार्ट्स होते हैं, पार्स एंटीरियर, पार्स इंटरमीडिया, पार्स ट्यूबरालिस. एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस के फर्दर 3 पार्ट होते हैं, पार्स पोस्टीरियर, इनफंडिबुलम एंड पार्स एंड मीडिया एमिनेंस. हमने 3 पार्ट उसके याद किए, 3 पार्ट इसके याद करेंगे. ओके एंड जो न्यूरोहाइपोफाइसिस है वो फर्दर डिवाइडेड है 3 पार्ट में, दैट इज द पोस्टीरियर लोब. देखो एंटीरियर पार्ट के पास में था एंटीरियर लोब और इसके पास में पोस्टीरियर लोब. सो पोस्टीरियर लोब इज आल्सो कॉल्ड द न्यूरल लोब एंड इट इज स्मॉलर देन द एंटीरियर लोब, क्योंकि एंटीरियर लोब जो था वो हमारा ग्लैंड का लार्जेस्ट पार्ट था एंड इट इज स्मॉलर देन द एंटीरियर लोब एंड लाइज इन द पोस्टीरियर ऑफ द कॉन्कैविटी ऑफ द लार्जर एंटीरियर लोब. और कहाँ पे लाई करता है? उसकी कॉन्कैविटी में लाई करता है, पोस्टीरियर पार्ट में. इनफंडिबुलम है, इट कंटेन्स न्यूरल कनेक्शन ऑफ द पोस्टीरियर लोब विद द हाइपोथैलेमस. इनफंडिबुलम आपको पता है कि इनफंडिबुलम स्टॉक के थ्रू वो कनेक्टेड था ग्लैंड. सो इनफंडिबुलम वाला पार्ट आप देख सकते हैं, मीन्स इट इज द कनेक्शन ऑफ द पोस्टीरियर लोब. पोस्टीरियर लोब का कनेक्शन है हाइपोथैलेमस के साथ में. नेक्स्ट हम बात करते हैं मीडियन एमिनेंस की. सो मीडियन एमिनेंस इट इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ द इनफंडिबुलर स्टेम. Development. Anterior pituitary is ectodermal in origin and posterior pituitary is neuroectodermal in origin. जो आपने जब एम्ब्रियोलॉजी पढ़ा होगा तब आपने डेवलपमेंटल कुछ लेयर्स पढ़ी होंगी, एंडोडर्मल, मीजोडर्मल एंड एक्टोडर्मल. सो उसके अंदर से जो हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी है उसका डेवलपमेंट एक्टोडर्मल होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी का न्यूरो एक्टोडर्मल होता है.
अगर हम बात करें कि आपके पास एंटीरियर लोब के अंदर दो टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है, क्रोमोफिल्स एंड क्रोमोफोबिक। क्रोमोफिलिक जो है वो हमारे पास 50% है एंड क्रोमोफोबिक जो है वो हमारे पास 50% है। क्रोमोफोबिक, फोबिक मतलब कि कोई भी सिक्रीट, कोई भी पार्ट को सिक्रीट नहीं कर रही है, रिप्रेजेंट द नॉन सिक्रेटरी फेज ऑफ द अदर सेल्स टाइप्स ऑफ देयर प्रीकर्सर्स। मतलब ये कोई भी पार्ट को सिक्रीट नहीं करती है। एंड क्रोमोफिलिक जो होती है वो दो पार्ट में डिवाइड होती है, एडिनोफिल्स एंड द बेसोफिल्स। तो एडिनोफिल्स जो है हमारे पास सोमेटोट्रॉफ्स ग्रोथ हार्मोन को एंड मेमोट्रॉफ्स प्रोलैक्टिन को सिक्रीट करती है। बेसोफिल्स जो है हमारे पास टीएसएच, एसीटीएच, एफएसएच, एलएच एंड आईसीएच को सिक्रीट करती है। अगर आपको ये भी लर्न नहीं रहता है, जो आपको कॉमनली लर्न है, आप वो भी लिख सकते हैं, क्योंकि अभी तक आप एनाटॉमी को कंप्लीटली डिस्क्राइब कर चुके हैं। अगर हम हिस्टोलॉजी की बात करें, दैट एंटीरियर लोब है, जो एंटीरियर लोब है वो डिपेंडिंग अपॉन द स्टेनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द सेल, एंटीरियर लोब शोज द टू टाइप ऑफ द एंटीरियर लोब की मैंने आपको स्टेनिंग प्रॉपर्टी के बेसिस पे दो टाइप की सेल्स बता दी, बट वन इज द क्रोमोफिलिक सेल्स एंड अनदर वन इज द क्रोमोफोबिक सेल्स। इंटरमीडिएट जो है वो इट सिक्रीट्स द मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दैट इज द एमएसएच। एंड पोस्टीरियर लोब है वो बहुत दो हार्मोन्स को सिक्रीट करती है बेसिकली, दैट इज वन इज द वेसोप्रेसिन एडीएच एंड अनदर वन इज द ऑक्सीटोसिन। आपको सिर्फ इतना ही लर्न करना है, इससे ज्यादा आपको लर्न नहीं करना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी ब्लड सप्लाई के बारे में, दैट इज द ब्लड सप्लाई, वन सुपीरियर हाइपोफाइजल आर्टरी ऑन द ईच साइड, वन इंफीरियर हाइपोफाइजल आर्टरी ऑन द ईच साइड। देखो कोई भी ऑर्गन की, कोई भी ग्लैंड की अगर ब्लड सप्लाई होती है, मोस्ट ऑफली तो उसके नाम के साथ ही होती है, सो आप लर्न कर सकते हैं। यहाँ पे भी हाइपोफाइजल आर्टरी सुपीरियर और इंफीरियर दोनों प्रेजेंट है। एंड ईच सुपीरियर हाइपोफाइजल आर्टरी सप्लाइज वेंट्रल पार्ट ऑफ द हाइपोथैलेमस, अपर पार्ट ऑफ द इंफंडिबुलम। आप ये भी लिख सकते हैं, दैट इज द मोर और लेस देन द कंप्लीट पिट्यूटरी। एंड पोर्टल वेसल्स जो हमारी एंटीरियर लोब है, सप्लाइड exclusively by the portal vessels arising from the capillary and formed by the superficial hypophyseal arteries. So vessels जो है हमारे पास यहाँ पे पोर्टल सिस्टम प्रेजेंट है, so we have the portal vessels। ये आप कंप्लीट एनाटॉमी का देख सकते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की, कि किस प्रकार से कौन कौन सी वेन्स यहाँ पे आ रही हैं, कौन कौन सी कैपिलरी बेड यहाँ पे बन रहा है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, ये आपका एंटीरियर पिट्यूटरी है एंड दिस वन इज द इंफंडिबुलम। आपको बेसिकली थोड़ा तो आइडिया होना ही चाहिए, कोई भी है। देखो आप इस डायग्राम को इतना आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं कि आपको कोई भी लाइक दिक्कत नहीं आने वाली है पेपर में। अगर आप थोड़ा सा भी इसको बना के आए, सो एग्जामिनर को आइडिया रहता है कि स्टूडेंट ने पूरे साल पढ़ाई करी है। वीनस ड्रेनेज जो है वो इसके ऊपर प्रेजेंट होता है, दैट इज द शॉर्ट वेन्स जो है वो प्रेजेंट रहती हैं और जो ड्रेन करती हैं उसके नियर बाय वेनस सिस्टम में। सो वेनस ड्रेनेज आप ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें इसके क्लिनिकल एस्पेक्ट की। क्लिनिकल एस्पेक्ट आपको अच्छे से ही पता होगा, दैट इज द प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द सेलर टर्सिका लीड टू द एनलार्जमेंट। सेलर टर्सिका की वॉल पे प्रेशर पड़ेगा तो इसका एनलार्जमेंट होगा। एंड ये आपको लर्न नहीं करना है। साथ ही साथ आपको जो है क्या लर्न करना है, आप कुछ कुछ स्पेसिफिक लर्न कर सकते हैं, दैट इज द डायबिटीज इंसिपिडस जो कि आपको एडीएच की डेफिशिएंसी में देखने को मिलता है, एंड जाइजेंटिज्म